अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आई एम श्योर ऑल आर फाइन। दिस इज़ मुबशर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट। हमारे पास बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज के लिए। स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ एविडेंस के अंदर ऐसी कौन सी एविडेंस और विटनेस है जिनको स्ट्रॉन्ग कंसिडर किया जाएगा और एडमिसिबल बिफोर कोर्ट होंगी, और ऐसी कौन सी एविडेंस और विटनेस हैं जो कि मीडियम है, ना तो स्ट्रॉन्ग है ना ही पुअर, और ऐसी कौन सी एविडेंस और विटनेस हैं जो पुअर होंगे जिनकी एडमिसिबिलिटी तो हो सकती है कोर्ट में, बट उनकी रेलिवेंसी या उनकी स्ट्रॉन्गनेस या उनकी बिहाफ पर सज़ा अवार्ड नहीं की जा सकती। तो ये चीज़ें आप अपने सिविल केस के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और क्रिमिनल केस के अंदर भी आप इस मेयार को जज कर सकते हैं कि आया जो आपकी एविडेंस है या जो आपका विटनेस है वो स्ट्रॉन्ग है या मीडियम है या पुअर है, उसकी जो क्रेडिबिलिटी है या एडमिसिबिलिटी बिफोर कोर्ट के अंदर वो आया एडमिट की भी जाएगी या नहीं। अगर की जाएगी तो उसका लेवल क्या होगा, स्ट्रॉन्ग लेवल होगा, नॉर्मल होगी या पुअर लेवल होगा। तो इसको आप अपने सिविल और क्रिमिनल दोनों केसेस के अंदर यूज़ कर सकते हैं और इससे बहुत ज़्यादा अफादियत भी हासिल कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन कर दीजिएगा ताकि ऐसी आने वाली और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आपकी एक्सेस में रहें। इस वीडियो के अंदर मैं रेलिवेंट सेक्शंस भी बताऊँगा या रेलिवेंट आर्टिकल्स भी बताऊँगा और साथ में रेलिवेंट जजमेंट्स भी बताऊँगा कि किस आर्टिकल के सपोर्ट में कौन सी जजमेंट है और किस आर्टिकल की रिबर्टल के अंदर कौन सी जजमेंट है। सो वीडियो को कंप्लीट सुनिएगा। सबसे पहले हमारे पास है जी ऑरल एविडेंस या डायरेक्ट एविडेंस। ऑरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट, ये हमें बताता है लॉ ऑफ एविडेंस का आर्टिकल 71 में हमें ये कहता है कि जो भी ऑरल एविडेंस होगी, ज़ुबानी शहादत होगी, वो डायरेक्ट होनी चाहिए तो एडमिसिबल होगी। डायरेक्ट क्या है कि मैं अगर एक चीज़ को देख रहा हूँ, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि ये सेल फोन है, तो मैंने डायरेक्टली इसको नोटिस किया, डायरेक्टली देखा। यहाँ पर एक चीज़ और आपको बता दूं कि एविडेंस को 5 सेंसेस से परखा जाएगा या फैक्ट को 5 सेंसेस से परखा जाएगा। वो 5 सेंस कौन से हैं? मेरी एविडेंस की प्ले लिस्ट के अंदर डिटेल से मौजूद है कि 5 सेंसेस ऑफ फैक्ट को परखने के 5 सेंसेस कौन से हैं। उसको ज़रूर सुनिएगा, वो बड़ी फ़ायदेमंद है आपके लिए। वो वीडियो बड़ी फ़ायदेमंद है आपके लिए। तो लॉ ऑफ एविडेंस कहता है कि जो ऑरल एविडेंस होगी उसके ऊपर तभी रिलाई किया जाएगा अगर वो डायरेक्ट होगी, यानी कि बताने वाले ने खुद से ही मुशाहिदा किया हो, उसका खुद से ही देखा हो और एज इट इज़ जो देखा है वही चीज़ आकर वो कोर्ट के अंदर बता रहा है, तो देन वो एविडेंस जो है वो रिलायबल होगी, एक्सेप्टेबल होगी। अगर वो डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है, तो देन उसकी जो एडमिसिबिलिटी तो हो सकती है इन सम ऑफ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस, बट उसके ऊपर स्ट्रॉन्ग या एतमाद या रिलाई नहीं किया जा सकता। मतलब कि किसी ने आंखों से कत्ल देखा और आकर एज इट इज़ कोर्ट में बता दिया, डेट इज़ अ डायरेक्ट एविडेंस। इसके ऊपर एक जजमेंट है PLD 1996 SC 274 वर्सेस स्टेट के नाम से, जिसमें डायरेक्ट एविडेंस की एविडेंस को और उनकी स्ट्रॉन्गनेस को होल्ड किया गया और उनको कहाँ तक आपने प्रूव करना है ये भी इस जजमेंट के अंदर बताया गया। सेकंड हमारे पास है सर्कमस्टांशियल एविडेंस। सर्कमस्टांशियल एविडेंस या बिला वास्ता शहादत या हालात व वाक़याती शहादत, हालात और वाक़यात के ऊपर मबनी, ये आम तौर पर होती तो इंसानों के थ्रू ही एक्सप्रेस है या बताई जाती है, बट ये हक़ाइक़ पर मबनी है कि हालात व वाक़यात क्या थे, किसने किसको कहाँ पर देखा, आखिरी बार किसने किसको कहाँ पर देखा, कौन कहाँ से गुजर रहा था, किस CCTV फुटेज के अंदर आया। तो ये मतलब ये कलेक्टिवली शहादत का एक पैरामीटर, एक मेयार है जहाँ पर ऑरल एविडेंस भी आ जाती है, डिजिटल एविडेंस भी आ जाती है, सम ऑफ एक्सेप्शनल एविडेंस भी आ जाती है। तो उनको कलेक्टिवली मिलाने के बाद एक सर्कमस्टांशियल एविडेंस की चैन बनती है, हालातों वाक़याती शहादत की एक चैन बनती है कि एक शख्स कहाँ पर था, किसके साथ उसको किसने देखा, फिर वो कहाँ पर गया, उसके फिंगरप्रिंट्स कहाँ पर लगे, फुटप्रिंट कहाँ पर लगे। आम तौर पर ये एक डायरेक्टली वीकर एविडेंस है, बट इसके ऊपर रिलाय ज़रूर किया जा सकता है। इसके ऊपर कैपिटल पनिशमेंट तो नहीं, बट अगर ये ऑरल एविडेंस के साथ या किसी डायरेक्ट एविडेंस के साथ मैच कर जाए या फिर सर्कमस्टांशियल एविडेंस की जो चैन है वो कंप्लीट हो जाए। चैन ऑफ एविडेंस के ऊपर भी मेरी एक डिटेल वीडियो मौजूद है, काइंडली उसको भी सुन लीजिएगा ताकि आपका चैन ऑफ एविडेंस के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो अगर सर्कमस्टांशियल एविडेंस की चैन कंप्लीट होती है तब इसके ऊपर रिलाय किया जा सकता है और इसके ऊपर रिलाय करके कैपिटल पनिशमेंट तक भी दी जा सकती है। ऐसे शवाहिद वाक़यात के मामलात जो हालात से नतीजा अखज़ करें, ना कि बराह रास्त किसी ने देखा हो। मतलब उन हालात वाक़या से आप नतीजा अखज़ करो कि मुमकिन है ये हुआ हो, फिर ये हुआ हो, उसके बाद ये किया हो उसने, देन ये सो एंड सो। तो डायरेक्टली नहीं, लेकिन हालात वाक़या से आपको नतीजा अखज़ कर रहे हो। इसका डायरेक्टली रेलिवेंट लॉ या आर्टिकल तो लॉ ऑफ एविडेंस के अंदर मौजूद नहीं, बट इसका मुख्तलिफ अदालती फैसला जात के अंदर जिक्र ज़रूर है QSO 1984 को, जहाँ पर वो सर्कमस्टांशियल एविडेंस को अदालतें तस्लीम भी करती हैं और अगर शवाहद की जंजीर मुकम्मल हो तो किसी मंतकी नतीजे पर पहुँचना मुमकिन हो, और किसी मंतकी नतीजे पर पहुँचना मुमकिन हो तो मुल्ज़म को सज़ा भी दी जा सकती है। इसके ऊपर भी एक जजमेंट है
PLD 2005 SC 63 जजमेंट है वर्सेस स्टेट, जहाँ पर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बारे में डिटेल से बताया गया है। थर्ड किस्म एविडेंस की हमारे पास है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, जिसके बारे में 72 से लेकर 112 तक के तकरीबन 30-32 सेक्शंस हैं जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को एक्सप्लेन करते हैं। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के अंदर तहरीरी जितनी भी गवाहियाँ हैं, मुआहदाजात, दस्तावेज़, रजिस्ट्रीज़, व्हाट्सएवर, हर वो चीज़ जो इन पेज फॉर्म में मौजूद होगी, डेट इज़ कॉल्ड अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की फिर आगे फर्दर दो किस्में हैं, प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस। बहरहाल आज हमारा ये टॉपिक नहीं, वैसे प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस को भी मैंने डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है। मेरी लॉ ऑफ एविडेंस की प्ले लिस्ट में जाएँ, वहाँ पर आप प्राइमरी सेकेंडरी एविडेंस को देखकर उस वीडियो को सुने। वहाँ पर मैंने इन दोनों सेक्शंस को, इन दोनों आर्टिकल्स को, इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को बड़ा डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया है। तो लिहाजा पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स, किसी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स, सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट्स, ETC, ये तमाम जो चीज़ें हैं ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के अंदर फॉल करेंगी। इसके ऊपर भी एक जजमेंट है PLD 2010 SC 864 के अंदर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की अहमियत के बारे में और इसके डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताया गया है। फोर्थ किस्म हमारे पास है हेयरसे एविडेंस। हेयरसे एविडेंस बेसिकली ऑरल एविडेंस की ही एक सेकेंडरी किस्म है, सेकेंडरी काइंड है। बट यहाँ पर जो हेयरसे विटनेस है वो डायरेक्टली एविडेंस को या डायरेक्टली किसी चीज़ का मुशाहदा नहीं करता, देखता नहीं है, वो किसी से सुनकर किसी बात को आगे कोर्ट में किसी भी जगह के ऊपर कन्वे करता है या पहुँचाता है। तो ये एक पुअर एविडेंस की काइंड है, ये एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं। एडमिसिबल हो सकती है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के अंदर अगर इसको लिया जाए, बट इसके ऊपर कैपिटल पनिशमेंट या कैपिटल जो सज़ा है वो अवार्ड नहीं की जा सकती। जैसे कि गवाह कहे कि मुझे फ़लाँ ने बताया कि फ़लाँ को फ़लाँ ने कत्ल किया, तो डेट इज़ अ हेयरसे एविडेंस। इसके ऊपर एक जजमेंट है PLD 1985 SC 11 पेज नंबर, जहाँ पर हेयरसे एविडेंस के कुछ एस्पेक्ट जहाँ पर ये एडमिसिबल हो सकती है उन चीज़ों के बारे में बताया गया है। फिफ्थ किस्म हमारे पास है एक्सपर्ट ओपिनियन, माहिर की राय। ये भी पुअर नहीं है, ना ही ये स्ट्रॉन्गर एविडेंस है। इसको हम मीडियम कैटेगरी के अंदर ज़रूर रख सकते हैं कि इसके ऊपर रिलाय किया जा सकता है जब तक कि इसकी कंट्राडिक्शन ना आ जाए, जिसके अंदर DNAs, डॉक्टर्स, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट्स और इस तरह के डिफरेंट एक्सपर्ट्स की, केमिकल एक्सपर्ट्स की जो रिपोर्ट्स होंगी वो एक्सपर्ट ओपिनियन के अंदर फॉल करती हैं। ये हमें आर्टिकल 59 एंड 60 के अंदर 59 एंड 60 के अंदर हमें एक्सपर्ट एविडेंस के बारे में डिटेल से बताया गया है। इसके ऊपर जजमेंट है PLD 1997 SC 408। सिक्स किस्म हमारे पास है कन्फेशन, एतराफ़ जुर्म। ये एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, स्ट्रॉन्ग टेस्टिमनी है, स्ट्रॉन्ग एविडेंस जो मुल्ज़म के अगेंस्ट इस्तेमाल हो सकती है, बशर्ते कि जो मुल्ज़म का कन्फेशन है वो आज़ादाना हो, उसकी मर्ज़ी से हो और वो बखुशी अपना एतराफ़ जुर्म कबूल करे, तब भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। कन्फेशन हमें 37 और 43 के अंदर डिटेल के साथ बताता है आर्टिकल के अंदर, मजिस्ट्रेट के सामने उसका एतराफ़ जुर्म करना। देन हमारे पास है इंटरेस्टेड विटनेस। इंटरेस्टेड विटनेस ऐसा गवाह जो किसी फरीक मुकदमा के अंदर फ़ायदेमंद हो, मतलब उस गवाह की गवाही से जो नतीजा अखज़ होगा कोर्ट से, उस नतीजे से उस गवाह को डायरेक्टली को फ़ायदा पहुंच रहा हो। आल दो क्रिमिनल केसेस के अंदर तो इनकी रिलायबिलिटी है किसी हद तक, सिविल केसेस में बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल ये पुअर एविडेंस है। बट क्रिमिनल केसेस के अंदर भी जो ये इंटरेस्टेड विटनेस की टेस्टिमनी है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं, इसके ऊपर रिलाय या एडमिसिबिलिटी हो सकती है बट कैपिटल पनिशमेंट नहीं हो सकती। कि इसके अंदर अगर तो ये इंटरेस्टेड विटनेस किसी और एविडेंस के साथ मैच कर चल रहा है तो देन इसकी स्ट्रॉन्ग वैलिडिटी हो सकती है, अदरवाइज़ इसकी जो वैलिडिटी है वो क्वेश्चनेबल रहती है। वीडियो इज़ कंप्लीट, दोबारा हाजिर हूँगा किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।